इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम रिश्तों की उन सतही शिकायतों से आगे बढ़ने वाले हैं और इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी क्लिनिकल सच्चाई को उजागर करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है, हम रिश्तों की परेशानियों को बहुत ही ऊपरी नजरिए से देखते हैं, बस लक्षणों की बात करते हैं। लेकिन आज इस विश्लेषण के जरिए हम इन मुद्दों की बिल्कुल तह तक जाएंगे। ये उन छिपे हुए तथ्यों पर आधारित है जो आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे एक क्लिनिक में सामने आते हैं। एक क्लिनिक में थेरेपिस्ट्स आखिर सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे पार्टनर को बदल सकते हैं? सच बताऊं तो किसी भी रिश्ते में तनाव आने पर यह सबसे आम गुहार है। लोगों को लगता है कि रिश्ते को ठीक करने का एक ही तरीका है दूसरे इंसान को पूरी तरह से बदल देना। पर सच कहूं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये सोच उस असली बुनियादी समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है जो रिश्ते की सतह के ठीक नीचे पनप रही होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में खराब कम्युनिकेशन ही सब कुछ बिगाड़ता है? हम अक्सर यही तो मानते हैं ना कि पैसे, घर के कामों का बंटवारा या आपस में ठीक से बात ना होना ही मेन प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ क्लिनिकल सच्चाई कुछ और ही है। कम्युनिकेशन की समस्याएं अक्सर सिर्फ एक लक्षण होती हैं, असली बीमारी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर जानबूझकर बातचीत को मुश्किल बना देते हैं ताकि उन असली और गहरे भावनात्मक मुद्दों का सामना ना करना पड़े जो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। और यही बात हमें सीधे उस असली क्लिनिकल सच की ओर ले जाती है जिसे अदरनेस या अन्यपन कहा जाता है। जरा सोचिए, किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसकी आदतें, जिसके मूल्य और विश्वास आपसे बिल्कुल अलग हों, ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना असुविधाजनक हो सकता है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत अलग होने की बात नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमारे अंदर एक गहरी बेचैनी और कभी-कभी असुरक्षा की भावना पैदा कर देता है। असल में यही वो मेन ट्रिगर है जिसके कारण सतह पर आकर कम्युनिकेशन टूट जाता है। चलिए इस एक्सप्लेनर में दिए गए एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ उदाहरण से इस बात को समझते हैं। डिनर के बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो क्या होता है? एक पार्टनर चाहता है कि बस आराम करे, बैठकर थोड़ी बातें करे, जबकि दूसरा पार्टनर तुरंत रसोई की सफाई में लग जाना चाहता है। अब देखिए, यह सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं है, यह अलग-अलग पारिवारिक परवरिश का नतीजा है। लेकिन यही छोटा सा अंतर इस भावना को ट्रिगर कर देता है कि सामने वाला शख्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे छोटे-छोटे मतभेद बड़े विवादों में बदल जाते हैं। और यहीं से एक छोटा सा मतभेद बड़े झगड़े का रूप लेने लगता है। जब हम किसी अंतर को समझ नहीं पाते तो हमारा दिमाग खुद ब खुद अपने बचाव में कहानियां घड़ने लगता है, जैसे वो तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या उन्हें तो बस मजा खराब करना है। इसके बाद क्या होता है, पार्टनर की आदतों को एक पर्सनल अटैक की तरह देखा जाने लगता है और फिर पूरा फोकस इस बात से हट जाता है कि समाधान क्या है और सारा ध्यान इस बात पर लग जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। ये सच में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जाल है। तो जब झगड़ा होता है तो उसके समाधान के दो मुख्य तरीके होते हैं। अक्सर हम सब समझौते यानी कॉम्प्रोमाइज को सबसे बेहतर मानते हैं, है ना? लेकिन समझौता अक्सर कैसा लगता है? जैसे किसी ने अपना कुछ त्याग दिया हो। ये एक टेम्पररी बैंडेड की तरह है जो लंबे समय में बस नाराजगी को जन्म देता है। दूसरी तरफ है सहयोग यानी कोलैबोरेशन। इसका मतलब है दोनों का मिलकर एक नए और बेहतर समाधान का निर्माण करना, एक ऐसा रास्ता निकालना जो पूरे रिश्ते के लिए अच्छा हो, ना कि सिर्फ किसी एक के ईगो को शांत करने के लिए। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोलैबोरेशन इतना ही अच्छा है तो ये मान लेना इतना मुश्किल क्यों होता है कि शायद हमारे पार्टनर का तरीका हमारे तरीके से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अपनी मान्यताओं को छोड़ना या ये मान लेना कि किसी और का विचार हमसे बेहतर है, ये इंसान के लिए बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चुनौती है। इसमें हमारा अहंकार और हमारे अस्तित्व की शुरुआती जड़ें बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। और यहीं पर अंदर ही अंदर एक छिपी हुई रस्साकशी शुरू हो जाती है जिसे वफादारी के टकराव का जाल कहा जाता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। होता क्या है कि पार्टनर के नज़रिए को अपनाना अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम अपने माता-पिता, अपनी संस्कृति या अपनी खुद की पहचान के साथ धोखा कर रहे हैं। एक तरफ पार्टनर को समझने की जिम्मेदारी होती है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों के प्रति वफादारी। ये अंदर का टकराव इतना दर्दनाक होता है कि हम अनजाने में बदलाव का ही विरोध करने लगते हैं। इस उलझन से बाहर आने के लिए इस एक्सप्लेनर में नया घर डिजाइन करने का एक बहुत ही प्यारा रूपक दिया गया है।
एक स्वस्थ रिश्ते में अपने अपने बचपन के पारिवारिक पैटर्न को एक दूसरे पे थोपने के बजाय उन अलग-अलग अनुभवों को स्वीकार करना होता है। फिर दोनों परिवारों की अच्छी बातों से इंस्पिरेशन लेकर एक बिल्कुल नया और शेयर्ड स्पेस बनाना पड़ता है। यह रिश्ते को एक ऐसी नई व्यवस्था में ढालने जैसा है जहां दोनों की आवाज और जरूरतों को बराबर अहमियत मिलती हो। अब आज के इंटरनेट युग की एक और बड़ी समस्या पर आते हैं जिसने रिश्तों को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया ने नार्सिसिस्ट, गैसलाइटिंग या लव बॉम्बिंग जैसे पॉप साइकोलॉजी शब्दों को बहुत ही आम बना दिया है। लेकिन अगर क्लिनिकल रियलिटी की बात करें तो सच्चाई इन ट्रेंडिंग शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये लेबल्स अक्सर अपनी खुद की जवाबदेही से बचने के लिए एक आलसी डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। असली क्लिनिकल सच हमेशा आंतरिक संघर्ष, रक्षा तंत्र और इंसान की अपनी अनसुलझी हिस्ट्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। मुझे वो शब्द मिल गया और अब उसके हिसाब से सामने वाला पूरी तरह से बुरा है। ये विचार सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई अपने पार्टनर पर इन क्लिनिकल बज़वर्ड्स का ठप्पा लगा देता है तो उन्हें एक झूठी और पल भर की राहत तो मिल जाती है, क्योंकि सारा दोष किसी और पर डाल दिया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? इंसान को लगता है कि अब उससे खुद के अंदर झांकने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और यही आदत रिश्ते में किसी भी तरह के असली सुधार और हीलिंग पर पूरी तरह से रोक लगा देती है। एक और ऐसी आदत है जो अंदर ही अंदर रिश्ते को खोखला करती है, वो है स्कोर कार्ड रखना। हम सब में ये एक आम लेकिन बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति होती है। हम अपने द्वारा किए गए हर छोटे बड़े त्याग और ओवरटाइम का हिसाब बहुत ही बारीकी से रखते हैं। लेकिन इस चक्कर में पता है क्या होता है? हम पार्टनर की उस शांत सहनशीलता और उन लगातार प्रयासों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जो वो बिना किसी शोर शराबे के हमारे लिए कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि दोष मढ़ने के इस लगातार चलने वाले चक्कर को आखिर तोड़ें कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में बनाई गई कहानियों पर अपनी जिद छोड़नी होगी। दूसरा कदम, अपना फोकस बाहर की शिकायतों से हटाकर अपने अंदर लगाना होगा, ताकि ये समझ आए कि हमारे असली ट्रिगर्स आखिर हैं क्या। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ शिकायत करने के बजाय अपने पार्टनर की अंदरूनी दुनिया को समझने के लिए एक सच्ची उत्सुकता, एक जिज्ञासा दिखानी होगी। जब इन समाधानों को अपनाया जाता है तब एक सच्चे, मजबूत और लचीले रिश्ते के असली लक्षण उभरकर सामने आते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहां आपस में एक गहरे आदर और सम्मान का माहौल हो। यहां ना सिर्फ खुद के बढ़ने के लिए बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए भी पूरी जगह मिलती है। जब एक पार्टनर बदलाव के मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो उस पर जजमेंट थोपने के बजाय उसे बिना किसी शर्त के पूरी करुणा और प्यार दिया जाता है। यहां दो बिल्कुल अलग तरह की नजरों के बीच का फर्क बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देता है। तिरस्कार की नजर यानी कंटेम्प्ट, ये पार्टनर को हमेशा पीछे हटने, छिपने और बस खुद को बचाने पर मजबूर कर देती है। इसके ठीक उलट जब अपने पार्टनर को आराधना और चमकती आंखों से देखा जाता है तो ये नजर उनके सबसे बेहतर रूप को बाहर आने का एक सुरक्षित मौका देती है। सच तो ये है कि रिश्ते में हम जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी दूसरे को भेजते हैं अक्सर वही लौटकर हमारे पास आती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। ध्यान से सोचिए, क्या सच में हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां पार्टनर की अच्छाई और उनका सबसे बेस्ट वर्जन खुद ब खुद निकल कर बाहर आए, या फिर हम बस एक स्कोर कार्ड हाथ में लेकर उनके पूरी तरह से बदल जाने का इंतजार कर रहे हैं? रिश्तों की क्लिनिकल सच्चाई यही है कि असली काम पार्टनर पर नहीं बल्कि अपने अंदर और दोनों के बीच की उस शेड स्पेस में करना होता है। यह विश्लेषण इस पूरे मुद्दे को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने का एक शानदार मौका देता है।